हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम भाग 3 और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। आइए आज करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और अब तक हमने 4 मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया है। आइए आज 5वें मूल अधिकार का अध्ययन करते हैं। चलिए, 5वां आपका है मौलिक अधिकार शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 5वां आपका ये मौलिक अधिकार है। और इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेदों को उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 टोटल शिक्षा व संस्कृति के जो अधिकार हैं उसमें टोटल 2 अनुच्छेदों को उल्लेखित किया गया है। और ये विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए है। जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो अल्पसंख्यकों के बहुत सारे हित थे और वो अपने अपने हितों के लिए, अपने जो हित हैं उनका संरक्षण करने के लिए संविधान सभा में चर्चा कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि जो हमारी संस्कृति है उसका क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिए हैं। विशेषकर ये अल्पसंख्यकों के लिए ही हैं शिक्षा व संस्कृति के अधिकार। और अल्पसंख्यक शब्द का मतलब होता है अल्पसंख्यक, कि कौन लोग अल्पसंख्यक होंगे। अल्पसंख्यक जैसे शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। मतलब अल्पसंख्यक जैसा शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से कि जो लोग, जिस समुदाय के लोग 50% से कम होंगे वो सारे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। और ये किस आधार पर किया गया है? ये पूरे जो देश की जनसंख्या है उसके आधार पर किया गया है, ना कि राज्य के आधार पर। क्योंकि कहीं कहीं किसी जिले या राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक है, मतलब मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अर्थात ये पूरी जो देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग बनाई है कि कौन लोग अल्पसंख्यक में आएंगे। इसका मतलब है कि जो लोग 50% से कम हैं वो सारे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे देश में लगभग 81% हिंदू हैं, लगभग 81% हिंदू हैं। और हिंदू इसीलिए अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब है। देखिए, आपने अल्पसंख्यक शब्द को बहुत बारीकी से समझा कि अल्पसंख्यक कौन लोग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से जो 50% से नीचे है, जो भी समुदाय 50% से नीचे है संख्या में, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है।
इसके बाद हमारे देश में 81% लगभग 81% हिंदू है, और हिंदू हमारे देश में बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है, मतलब अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता है। आइए अब एक एक आर्टिकल को बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 29 को। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 में इस बात का उल्लेख है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, 3 वर्ड यूज किए गए हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब जो उनका रहन सहन का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका और जो उनकी संस्कृति होती है, ठीक है, उसे बनाए रखने का अधिकार है, क्योंकि ये बात अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक है, आप अनुच्छेद 29 को बखूबी समझ गए होंगे कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और इस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। मतलब अपने अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। और क्या कहता है अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 ये भी कहता है तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये बात आपका कहता है अनुच्छेद 30। बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा, क्योंकि एक एक आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। जरा सी चूक हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसके बाद देखिए, एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये देखो आया 2009 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, और ये जब लागू हुआ उस दिन डेट थी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। तो इसका बताने का क्या मतलब है? यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया और इसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि इसका यहाँ क्या मतलब है? मतलब है, देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसमें ये बात कही गई है कि जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अर्थात शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए संस्थानों में, चाहे वो संस्थान प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब कि
इस अधिनियम के तहत जो भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हो, तो उनमें उन लोगों को 25% सीटें दी जाएंगी जो लोग शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और या तो समाज के दुर्बल वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो उनको 25% आरक्षण दिया गया है। अब देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए हमने पहले ही प्रावधान कर दिया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। आपको मैंने बताया था कि अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में। तो ये जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ये अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता है। अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इनको पहले ही यहाँ पर अपनी अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। तो यहाँ पर यही बात निकल के आती है कि जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत जो लोग समाज के दुर्बल वर्ग से आते हैं या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में, और कैसे शिक्षण संस्थानों में, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें 25% सीटें आरक्षित उनके लिए रहेंगी। ये बात उल्लेखित की गई है। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ गए होंगे। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत हमने 2 अनुच्छेदों को बहुत बारीकी से पढ़ा और समझा। आइए आगे देखते हैं। 6वां मौलिक अधिकार। 6वां मौलिक अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत सिर्फ एक अनुच्छेद को उल्लेखित किया गया है, और वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्यों कहा है? अब आइए अनुच्छेद 32 को बहुत बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 32 की धारा 1 क्या कहती है? अनुच्छेद 32 की धारा 1 कहती है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है। ये बात धारा 1 में कही गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत धारा 3।
अनुच्छेद 32 के अंदर धारा 3 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 32 की धारा 3 ये कहती है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी याचिकाएं जारी करने की शक्ति दे सकती है। मतलब याचिकाएं जारी सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर संसद कानून बना देती है तो ये शक्ति हाई कोर्ट को भी दी जा सकती है। समझ गए? धारा 3 ये कहती है। और डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र में अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और धारा 1 में ये बात कही गई है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट मदद कैसे करेगा? धारा 1 में ये बात उल्लेखित है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकती है। 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकती है धारा 1 में। ठीक है। और अनुच्छेद 32 की धारा 3 मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। आइए अब जो ये 5 प्रकार की जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, इन याचिकाओं को विस्तृत रूप से समझते हैं। आइए देखते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब ये याचिका तब जारी की जाती है जब किसी भी व्यक्ति को आप अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेते हो। यदि आप किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर गिरफ्तार कर लोगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की याचिका जारी की जाती है और उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी परमादेश। परमादेश देखिए, परमादेश याचिका तब जारी की जाती है जब कोई संस्था है, वो उसको जो काम दिया गया है, मतलब उसका जो निर्धारित कार्य है, अगर उस निर्धारित कार्य को वो पूरा नहीं कर रही है वो संस्था, तो उस संस्था के लिए परमादेश याचिका जारी की जाती है। और इस परमादेश याचिका में ये कहा जाता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि अपना काम करिए। समझ गए? 2 प्रकार की याचिकाएं। तीसरी आ जाती है प्रतिषेध। तीसरी आ जाती है आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध तीसरी प्रकार की याचिका। इस याचिका के अंतर्गत जैसे कोई संस्था है, उसको जो काम दिए गए हैं, उसके जो निर्धारित कार्य हैं, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कार्य करती है तो उस संस्था के लिए प्रतिषेध नामक याचिका जारी की जाती है कि जो आपका काम है वो आप मत करिए। इस प्रकार की जो याचिका जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, उस याचिका का नाम है प्रतिषेध। ठीक है। आइए चौथी देखते हैं याचिका।
उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण। देखिए, ये याचिका तब जारी की जाती है जैसे कोई संस्था है, वो अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट उस ब्यौरे को अपने पास मंगा लेता है, मतलब जैसे जो उसका कार्य है किसी भी संस्था का, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर वो संस्था कार्य कर रही है, ठीक है। तो संस्था जब कार्य कर रही है, तब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट जब अपने पास मंगा लेता है, तो उस याचिका को उत्प्रेक्षण याचिका कहते हैं। समझ गए आप? प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो याचिका है, इनमें बहुत बारीक सा अंतर है, क्योंकि दोनों प्रकार की जब याचिकाएं जारी की जाती हैं, तो दोनों प्रकार की याचिकाओं में कार्य क्षेत्र से बाहर संस्थाएं काम कर रही हैं। पर अंतर इतना है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, ठीक है, तो जब उस मामले को अपने पास मंगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो याचिका जारी करता है उसको उत्प्रेक्षण याचिका कहते हैं, ठीक है। लास्ट, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसने अवैध रूप से कोई पद हासिल कर लिया है बिना क्वालिफिकेशन के, मतलब उस पद के वो योग्य नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन के पद हासिल कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा नाम की याचिका जारी करता है। और इस अधिकार परीक्षा में ये कहा जाता है कि जब आप इसके योग्य नहीं हैं, तो ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इस पद पर कार्य करें। तो उस पद पर कार्य को जब व्यक्ति कोई कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा नामक याचिका जारी की जाती है। तो देखो, यहाँ से मैंने जो भी याचिकाओं से संबंधित प्रश्न थे, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हमने बहुत बारीकी से समझा। आइए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 आपके 6 के 6 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए हैं, और 7वां जो है आपका मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 30 के बाद 31 क्यों नहीं पढ़ा। उसका रीज़न यही है कि जो संपत्ति का जो अधिकार है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ख़त्म कर दिया गया है, और उसे ख़त्म करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, मौलिक अधिकार से जब हटा दिया गया और विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया, तो मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, देखिए, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हमारी मदद कर सकती है, और विधिक अधिकार में न्यायपालिका हमारी कोई मदद नहीं कर सकता,
ठीक है, समझ गए आप मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। और इस विधिक अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 300 ख में जोड़ा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 देखिए, अनुच्छेद 33 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो हमारे सैन्य बल, मतलब जो भी फोर्स के लोग हैं, उनको हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की अपेक्षा कम मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जितने हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उतने आर्मी या जितने भी सैन्य वाले हैं, फोर्स के लोग हैं, उनको प्राप्त नहीं है। और संसद चाहे तो कानून बनाकर उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। इस बात को भी उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 33 में। आइए अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि कभी भी हमारे देश में सेना का कानून स्थापित हो जाता है, मतलब मार्शल लॉ, कभी भी सेना का कानून स्थापित हो जाता है, तो जो उससे जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचती है, तो संसद कानून बनाकर उन मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। ठीक है, इस बात को उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 34 में। मतलब कभी भी यदि हमारे देश में, और हमारे देश में अब तक कभी भी सेना का कानून स्थापित नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा अगर चांस आता है तो ये जो सारे प्रावधान हैं संविधान में, ये पहले ही कर लिए गए। मतलब जो संविधान सभा के जो लोग थे, वो बहुत दूरदृष्टि लोग थे। उन्होंने इस बात की पहले ही कल्पना कर ली कि कभी ऐसा हुआ। तो देखो, अनुच्छेद 34 को इसीलिए मौलिक अधिकारों में समाहित कर दिया गया कि जैसे कभी देश में सेना का कानून स्थापित हो जाता है, तो उससे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्षति पहुंचती है, तो संसद कानून बनाकर उन मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 34 में। आइए अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में ये बात कही गई है कि संसद मौलिक अधिकारों के मामले में कुछ प्रावधान कर सकती है। मतलब मौलिक अधिकारों के मामले में कुछ प्रावधान कर सकती है, बहुत नाजुक से, क्योंकि मौलिक अधिकारों को संसद समाप्त नहीं कर सकती। तो उनमें अगर थोड़े बहुत प्रावधान करने तो संसद कर सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान। जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), इसमें संसद कानून बनाकर प्रावधान कर सकती है। 16(3) और कौन सा अनुच्छेद है? देखिए अनुच्छेद 16 में जो मौलिक अधिकार है, उसमें इस बात का प्रावधान किया जाता है, जैसे किसी राज्य में
किसी भी जो वहाँ के जो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, नौकरियों में उन लोगों की स्थिति को देखते हुए वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है और ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(3) कि राज्यपाल वहाँ के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आइए अनुच्छेद 32(3). अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 32(3), अभी हमने पढ़ा था कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 और किसमें प्रावधान कर सकती है? अनुच्छेद 33, अभी मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 33 कि संसद कानून बनाकर जो सैन्य बल के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। ठीक है, और कौन सा? अनुच्छेद 34, हमने अभी पढ़ा अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 के अंदर क्या दिया गया है कि अगर मार्शल लॉ में हमारे मौलिक अधिकारों को जो क्षति पहुंचती है, संसद कानून बनाकर उनकी भरपाई कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 34 में लिखी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है कि संसद किन किन क्षेत्रों में, मतलब किन किन मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। तो अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती संसद। इस बात को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारी जो मौलिक अधिकारों की जो सीरीज थी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए थे, वो सारे मौलिक अधिकारों को हमने एक एक अनुच्छेद करके बहुत बारीकी से समझा। तो इनको आप एक बार दोहरा लीजिएगा, आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि अनुच्छेद याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए अनुच्छेद का जो कीवर्ड होता है उसको पकड़िए बस, और उस कीवर्ड के हिसाब से याद रखिएगा। अनुच्छेद आपको एक एक करके याद होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।